सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम O2N सरकारी नौकरी के चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का विषय हमारा हिंदी है। मेरा नाम आचार्य इंदिरा शास्त्री, मेरा विषय हिंदी और संस्कृत है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको सबसे पहले अपनी भाषा यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसको हमें जानकारी होनी चाहिए। अब कोई भी हम कंपटीशन करते हैं या कोई भी कंपटीशन के लिए भाग लेते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले हमारी राष्ट्रभाषा आती है और राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी के लिए आज इस चैनल से हम सभी जुड़े हैं। तो आइए सभी हम सब मिलकर के सबसे पहले एक महामंत्र जिसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं उससे प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि इस मंत्र में हमने मांगा है धी, और धी बोलते हैं बुद्धि को, और सारे काम हम किससे करते हैं? बुद्धि से। हम जो कंपटीशन लड़ रहे हैं वो बुद्धि से होगा। ठीक है, तो परमात्मा आपकी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर लाए और पढ़ाई की तरफ आपको प्रेरित करे। आइए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हिंदी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमारी भाषा जो है राष्ट्रभाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। तो आइए हम वर्णमाला, थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला है। हर भाषा की अपनी एक पहचान होती है। जैसे अंग्रेजी की अपने स्थान पर पहचान है, संस्कृत की अपने स्थान पर पहचान है, ऐसे ही हिंदी की भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। तो हिंदी शब्द ये भाषा है वर्णमाला, यानी कि वर्णों के माध्यम से ये भाषा हमने यहाँ पर प्रयोग की है। तो सबसे पहली हमारी भाषा है। तो थोड़े से इसका हमने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुआं हैं उनको तरीके से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का व्यापक माध्यम है। यानी कि जब तक हमारी भाषा महत्वपूर्ण नहीं होगी, हमारा वाक्य शुद्ध नहीं होगा, तो हमारी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए इस भाषा का व्यापक स्तर है, यानी कि बहुत विस्तार से इस भाषा को हम प्रयोग में करते हैं। भाषा मनुष्य की वाणी का माध्यम है। जो भी हम भाषा बोलते हैं वाणी के माध्यम से उच्चारित करते हैं, और जो उच्चारित होती है उसको फिर हम अपने ही दूसरी भाषाओं में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि मनुष्य की भाषा क्या है? एक वाणी है, और वो वाणी किसकी है? भाषा मनुष्य की वाणी का माध्यम है। दूसरा है वाणी मनुष्य के मुंह से, वाणी यानी कि जो हमारी आवाज है, वाणी है, ठीक है, वो मनुष्य के मुंह से ध्वनियों के रूप में व्यक्त होती है। ध्वनि यानी कि साउंड से, यानी कि जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो ध्वनियों के रूप में व्यक्त होती है, और वह भी स्पष्ट और विशेष तरीके से एक मुंह से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक गमन करती है। यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं, बोल करके जब सामने वाला व्यक्ति जो होता है उसको स्पष्ट तरीके से वो उसको सुनता है, और सुनने के बाद वो मस्तिष्क तक उसका हम अर्थ निकालते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमसे क्या वाक्य, क्या शब्द कहा। मुंह से निकली ध्वनियां ही भौतिक रूप को ग्रहण करती हैं। यानी कि जो ध्वनियां होती हैं जो उसी को हम अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी से हम सामाजिक संपर्क में आते हैं और संवादात्मक प्रणाली को पूर्ण कर पाते हैं। इसी भाषा से हम सामाजिक एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उसको हम संवादात्मक प्रणाली को पूर्ण कर पाते हैं। आपस में वाद विवाद और तर्क और वितर्क हम इसी भाषा में करते हैं, और इसी से हम सामाजिक संपर्क में आते हैं कि हमारी भाषा कैसी है, हमारे अंदर गुण कैसा है। भाषा का संवादात्मक प्रणाली को हम पूर्ण कर पाते हैं, यानी कि हम भाषा का ही अंग दिए हुए हैं। थोड़ा सी जानकारी बता रहा हूं मैं आपको। अब भाषाओं में महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं। कोई भी, यानी कि जो आपकी हिंदी भाषा है उसमें 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। इन तीनों भाषाओं के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यानी कि ये तीनों जो शब्द हैं ये भाषा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वर्ण
जो जहां से भाषा प्रारंभ होगी, शब्द उस वर्ण के बाद फिर शब्द बन जाएगा और शब्द बनने के बाद हम एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब आता है भाषा व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और हिंदी भाषा और व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं उन विशेष अंगों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। यहाँ पर कहा है कि भाषा व्याकरण यानी कि बिना व्याकरण के, बिना ग्रामर के आप कोई भी भाषा शुद्ध नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण में महत्वपूर्ण, यानी कि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी व्याकरण है। संस्कृत भाषा पढ़ते तो वहाँ भी व्याकरण है। ऐसी अंग्रेजी आप पढ़ते हो तो वहाँ भी आपके लिए व्याकरण या ग्रामर है। ठीक है, विशेष अंगों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। यहाँ हम हिंदी भाषा के प्रचलित रूप खड़ी बोली से संबंधित वर्णों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमारा वर्ण आ जाता है वर्णमाला। विशेष टॉपिक जो आपका वर्ण, यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण दो तरह, यानी कि अक्षर को भी बोलते हैं और सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण से अवश्य उस सूक्ष्म लघु इकाई को, जो अभी मैंने बताया था लघु बोलते हैं छोटी को, यानी कि छोटी इकाई से जिसका विभाजन संभव नहीं हो सकता। यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर ये अ है, ठीक है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वर्ण से अवश्य सूक्ष्म लघु इकाई से जिसका विभाजन संभव नहीं हो सकता है, यानी कि इसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। अर्थात ध्वनि, शब्द, भाषा का लघु रूप ही वर्ण कहलाता है, जिसके कोई अन्य लघु रूप नहीं होते हैं। जैसे मुंह से उच्चारित अ, आ, क आदि वर्ण है। क्या है? मुंह से उच्चारित अ, आ, क, ख, ग, म, इस तरह के जो भी वर्ण बोलते हैं वो सबसे छोटी इकाई के हैं। इसी वर्ण के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को भी हम अक्षर कहते हैं, संज्ञा प्रदान करते हैं। यानी कि जो इसके लिखित रूप के जो लिपियां होती हैं वो आगे बताएंगे, उन्हें हम अक्षर भी की संज्ञा प्रदान करते हैं। हिंदी के कुल वर्ण स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग हैं। इसमें से हम आपको बताएंगे अब कि व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको बताते हैं स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं राज करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, यहां पर ये स्वयं राज कर रहे हैं, किसी कोई सहायता नहीं ले रहे हैं। यानी कि स्वर उसे कहते हैं जो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं राज करते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो स्वर यहां पर है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जहां लघु, यानी कि बोलने में कम समय लगता हो। जैसे छोटा ई, अ, आप उसको मैं देहाती में बता देता हूं कि जैसे आप छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटे सुल्ले से बोलते हैं, वो नहीं। लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं या किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो वहां पर ये भाषा आपको शोभित नहीं लगती है। तो वहां पर आपको हर्ष, दीर्घ, पुलुत, यानी कि हर्षवाकार, दीर्घकार और पुलुताकार, यानी कि यहाँ पर हर्षवाकार यह हो गया, दीर्घाकार यह हो गया। तो यहाँ पर हर्ष यानी कि जो छोटी मात्रा जिसको बोलने में उच्चारण करने में कम समय लगता हो उसे हम हर्ष कहते हैं, और जिसको इससे अधिक समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आता है तीसरा प्लुत स्वर, यानी कि जो इन दोनों को मिलाकर के सबसे अधिक समय लगता हो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, दीर्घ ऋकार। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ऐसे ही हर्ष यानी कि जो छोटे हैं
उसको छोटी जो मात्राएं होती हैं वो हर्ष स्वर की होती हैं, और जो दीर्घ जो बड़ी मात्राएं होती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो हम बड़े लंबे स्वर में बोलते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं उसमें ओम के बीच में यानी कि प्लुत आ रहा है, उसे जो ये वाला यहां पर हम अधिक समय लगाते हैं तो वहां पर हमारा ये जो संज्ञा यहाँ पर नीचे ये प्लुत स्वर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से स्वर यहाँ पर हमारे स्वर की ये परिभाषा मैंने आपको कुछ बताई। यहाँ पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ऐसे ही दीर्घ स्वर आ, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और दीर्घ ऋकार। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगता हो, जैसे अंगूर, यहाँ क्या है? अनुस्वार है। ये क्या हो गया हमारा? अनुस्वार, ठीक है। और विसर्ग हो जाता है जैसे ये दो बिंदु आ जाती हैं, या पठ, ये पठ के पीछे जो विसर्ग है इसको हम विसर्ग कहते हैं। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं अब। अनुस्वार और विसर्ग। अव्यंजन। कुल वर्ण हिंदी के स्वर कितने हैं, हिंदी के व्यंजन कितने हैं, हिंदी के अनुस्वार कितने हैं, हिंदी के विसर्ग कितने हैं, अन्य विशेष ही आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। अब आइए नीचे, हिंदी के स्वर्ग, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है इनकी संख्या? 11 होती है। दूसरा है, अब संख्या 11 कौन कौन सी हुई? अ, आ, ई आदि, यानी कि अकार से लेकर के, और अह यानी कि जहां अंग से अंगूर, उसके बाद ये अनुस्वार होता है, उसके जो विसर्ग जो मैंने बताया था वो लास्ट वाले वर्ण का था। तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी होगी? 11। आपसे पूछने लग जाए कि हिंदी के स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 11। ऐसे ही हिंदी के व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 44 है। क, ख, ग आदि, यानी कि क से लेकर के म तक। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये पेज लिया यहां पर। पहले बनाएंगे हम वर्ग। का वर्ग, वर्णमाला को बांट लेते हैं। आपको हमने स्वर बताई दिए हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। अ से ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। पहले बना लेंगे हम वर्ग। क्या वर्ग? छ वर्ग, और ये ट वर्ग, ये त वर्ग, और ये प वर्ग। हमारे इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब आप आगे पढ़ोगे तो यहीं से आपका सारा जो वर्णमाला का है, व्यंजन का है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। क वर्ग में हमारा था एक वर्ग का पहला अक्षर क, ख, ग, घ और ङ। ये च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ, अण। और ये त, थ, द, ध और ये न।
फिर आता प, फ, ब, भ और म। इस तरह से हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। यानी कि जो क वर्ग है, आपको वहां पर जब आप संधि समास पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहां पर वर्ग पूछा जाएगा, वर्ग के स्थान पर कौन सा, कहां से स्थान क्या है इसका, ये सब आपको आगे बताया जाएगा। इसलिए मैं यहीं से आपको सभी का स्थान और कौन से स्थान का है, कहां से बोला जाता है, इसका वर्ग कौन सा है। तो क वर्ग है तो इसका परिवार कौन सा हो गया, क वर्ग का परिवार हो गया क ख ग घ ङ, 5 वर्ग 5 हो गए। ऐसे च वर्ग च छ ज झ झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ और ण, त वर्ग का है त थ द ध न, और प वर्ग का है प फ ब भ म। इस तरह से हमारे 5 वर्ग हुए। एक वर्ग में 5 होते हैं तो 5 पंजे 25। तो हमारे इनका नाम आ जाता है स्पर्श। इन सभी को क्या कहते हैं हम, स्पर्श। आपसे पूछा जाएगा स्पर्श कितने हैं तो आप कितना बताएंगे, 25, यानी कि 25 हमारे स्पर्श होते हैं। स्पर्श में अब आता है आपका अकुह विसर्जन्य कंठ, यानी कि ये कौन सा, कहां से बोला जाता है, कंठ से। ये वर्ण कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। अकु विसर्जन्य कंठ, यानी कि जो आपका क वर्ग है क ख ग घ ङ, और विसर्जन्य यानी कि जो आपका विसर्ग है, जो आपका विसर्ग, ये वाला विसर्ग 2, ठीक है। इसके बाद है ईचु यशस तालव्य। ईचु यशस तालव्य, ई का मतलब इकार, चू का मतलब है च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके, च छ ज झ य, यानी कि इकार, इकार हर्ष इकार और दीर्घार इकार, जो मैंने अभी उसमें बताई थी आपको, स्वरों में जो बताई थी। यानी कि इकार उकार, यानी ईचु यशस तालव्य, यानी कि इकार और च वर्ग च छ ज झ य। च वर्ग क्यों होगा, क्योंकि च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो च छ ज झ य 5 ये हो गए। और इचु यशस तालव्य, यानी कि तालु से बोले जाते हैं, तालु, इनका स्थान क्या है, तालु। यानी कि आपकी जीभ जब तलुए ऊपर के भाग में लगती है तो उसे हम तालु बोलते हैं। और जब हम क ख ग घ, इसकी आवाज कहां से आ रही है, इसका स्वर कहां से आ रहा है, ध्वनि कहां से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। कहां से, कंठ से। ऐसे ही च वर्ग के च छ ज झ, यानी कि आपके जो जिव्या है, जीभ, वो कहां है, ऊपर के भाग में टच हो रही होगी। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, च श ज झ य, यानी कि हमारी जो जिव्या है वो कहाँ लग रही है, ऊपर तालु में लग रही है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है हमने, तालु रखा है। अब आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, ऋतु रसन्य मूर्धन्य, मूर्धा, यानी कि इसका स्थान क्या हो गया, मूर्धा से। इसका स्थान क्या हो गया, मूर्धा। ट ठ, यानी कि दोनों दांतों से लगती हुई और ऊपर की तरफ जीभ उठ रही है, झटके से उठ रही है। आप एक वर्ण बोलिए ट, दूसरा बोलिए ठ, तीसरा बोलिए ड, यानी कि आपकी जीभ जो झटके से निकल रही है, यानी कि ये मूर्धा से बोली जाती है, भीतर से आवाज निकल रही है, अंदर से आवाज बहुत टाइट निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। इसमें ट वर्ग में आ गया ऋतु रसा मूर्धना। आपका जो री कौन सा, री से ऋषि जो बोलते हैं वो, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, और ऋतु रसा मूर्धन्य, यानी कि और मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य एक स होता है, वो किससे है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है। इसका स्थान क्या हो गया हमारा, मूर्धा। अब फिर पीछे हटते हैं एक बार पीछे से, हमारे व्यंजन का जो वर्ग है इस, यानी कि स्पर्श है, इसको कि जो हमने वो बताई आपको तालिका जो बनाई है, ये कौन सी है, स्पर्श की है। स्पर्श में हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। तो एक क वर्ग है, क वर्ग का क ख ग घ ङ, यानी कि ये कंठ से बोला जाता है, किसे, कंठ से आवाज निकल रही है इसकी। दूसरा है च वर्ग च छ ज झ य, ये किससे बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है, ठीक है। और तीसरा है ट वर्ग ट ठ ड ढ न, ये इसकी मूर्धा से आवाज निकल रही है, यानी कि कंठ भीतर से बहुत तेज आवाज निकल रही है। अब आता है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से हैं, त थ द ध और न। त थ द ध
न, यानी कि इसका स्थान हो गया ऋतु लसा दंतः, ऋतु लसा दंतः। एक सूत्र होता है संस्कृत में, ऋकार और तू से तवर्ग और दंत, यानी कि इसका स्थान हो गया दंत, यानी कि जब दोनों दांतों के बीच में अक्षर बोला जाता है उसे हम दंत बोलते हैं। जैसे दोनों दांतों के बीच में जीभ टच होगी आपकी, त जब आप अक्षर बोलोगे तो वहां पर आपकी जिह्वा जो है, जीभ है, टंग, यानी कि जो जीभ है आपकी दोनों दांतों के बीच में लगेगी। कोई भी वर्ण बोलिए तो वहां आप उसका स्थान बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे त वर्ग में त, थ, द, ध, न, यानी कि आपकी जीभ जो है दांतों के बीच में आ रही है, तो इसलिए इसका इन वर्णों का अक्षरों का स्थान क्या हो गया, दंत। अब आता है आपका प वर्ग। प वर्ग यानी कि जहां दोनों होठों से आपस में मिलते हो, प, ह, ब, यानी कि बोलने से पहले दोनों होठ आपस में मिल रहे होंगे वहां पे, प, फ, ब, भ, म, यानी कि इसका स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। इसका स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, जो मैंने साइड में लिखे हैं ये उच्चारण स्थान है। कौन से हैं, उच्चारण स्थान। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि त का स्थान क्या है, त का स्थान क्या है, तो आप इसमें यदि याद करेंगे और याद करेंगे तो इनका वर्ग कौन सा है, ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ से है, तो आप तुरंत बता देंगे। यहाँ पर जैसे ठ है, ठ का स्थान क्या है। अब हमने आपको पढ़ाया था क वर्ग ट वर्ग, आप उसमें जाएंगे फिर सूत्र बोलेंगे तो ऋतु रसा मूर्धन्य, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका प्रश्न आ जाएगा वहां पर ध, ध का स्थान क्या है, तो वहां पर आप क्या बताएंगे, दंत, क्योंकि दंत वाली लाइन में त वर्ग में है त थ द ध न, ठीक है। ऐसे ही प वर्ग में प फ ब भ म। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जब आगे आप पढ़ेंगे समास में और संधि में, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, ऐसा कुछ प्रश्न वहां पे पूछा जाएगा, यानी कि शर्त रखी जाएगी वहां पर। तो आप इसमें से इस सारणी से आप देख सकते हैं, आप इस सारणी से देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आप अभी तो आपने सीधा सीधा पढ़ा था, कैसे, क ख ग घ ङ, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि पहला प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, पहला वर्ण कौन सा है, तो क च ट त प, कैसे पढ़ेंगे उसको, क च ट त प, ख छ ठ थ ब, ग ज ड द ब, घ ज ड ध ब, ग य न न म। इस तरह से आप इनको अपने व्यवहार में या अपने कंपटीशन में आप इसको आसानी बना सकते हैं। आगे का है आपका, जैसे पूछ लिया जाएगा अल्पप्राण महाप्राण आएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है, संधि समास में भी आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा, क च ट त प, दूसरा कौन सा प्रत्येक वर्ग का ख छ ठ थ फ, तीसरा कौन सा है वर्ग का ग ज ड द ब, और चौथा कौन सा है ग झ ड द भ, और पांचवा है ग य न न म। इनका स्थान क्या है, नासिका। ये नासिका से बोले जाते हैं, कौन से, ये सभी नासिका से बोले जाते हैं, जिसमें नाक से आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, नासिका। नासिका जो नाक से अक्षरों की आवाज आती हो उसे हम नासिका वर्ण बोलते हैं। जैसे ग य न न म, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग में मिलेंगे और प्रत्येक वर्ग के लास्ट अक्षर होगा आपका, अंतिम वर्ण होगा ये, ठीक है। इस तरह से आपको हमने ये बताया। आ गया समझ में, यानी कि हमने जो आपको पढ़ाया सबसे पहले स्वर पढ़ाया, स्वर में आपको बताया हर्ष, दीर्घ और पुलित। हर्ष कौन कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं और पुलित कौन से हैं, और विसर्ग क्या है, अनुस्वार क्या है, ये तो आपका हो गया स्वरों का। उसके बाद हमने उसमें आई व्यंजन में। व्यंजन में हमने सबसे पहला आपको पढ़ाया व्यंजन क्या है। व्यंजन स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये तो स्वर की परिभाषा होगी, लेकिन जब व्यंजन, ये व्यंजन ऐसे ही बिना किसी की सहायता से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इनको आवश्यकता है किसकी, स्वरों की। ये बिना स्वरों के सहायता से बिल्कुल आगे नहीं चलते, इसलिए इनको स्वरों की सहायता मिली, तब इनको व्यंजन का स्थान दिया गया। और व्यंजन में सबसे पहले आपको बताया गया कि व्यंजन में स्पर्श से हमने शुरुआत किया। स्पर्श कितने हमारे 25 हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, 5 वर्ग होते हैं।
और 5 पंजे 25। तो आपसे पूछे कि स्पर्श कितने हैं तो आप बताएंगे 25। अब इसके बाद हमारा आगे आता है अंतस्थ। अंतस्थ में आएंगे, यहां अंतस्थ 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 और ऊष्म। ये अंतस्थ हमारे य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ हैं। उसके बाद है ऊष्म स, स और स, ये हमारे ऊष्म हैं। स स ह, तीनों सकार। ठीक है, 4 वो हो गए, 4 यहां हो गए, 8 8 5 33। यानी कि हमारे जो वर्ण स्पर्श यानी कि जो व्यंजन हमारे कितने हैं 33 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, एक बार पीछे से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले भाषा की मूल इकाई पढ़ी, उसके बाद हम उसके भाषा की जो मुख्य इकाई है वो भाषा है, यानी कि कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों को हम बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, और वर्ण जैसे एक फूल होता है, पुष्प होता है, पुष्पमाला बोलते हैं, ऐसी वर्णों की एक माला होती है, इसे हम वर्णमाला बोलते हैं। स्वर आपको बता दिया है, व्यंजन आपको बता दिया, व्यंजनों में स्पर्श बता दिया है, अंतस्थ ऊष्म, ठीक है, ये आपको बता दिए। अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से? क्षत्र ज्ञ, 6 संयुक्त अक्षर आ जाते हैं हमारे। क्षत्र ज्ञ, क्षत्र और ज्ञ, ये क्या है हमारे? संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संयुक्त। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी आज की जो वर्णमाला है आपको मैंने संक्षिप्त में बताया, और संक्षिप्त में क्या बहुत ही आसान तरीके से बताया। आपने जो पहले पढ़ा होगा आपको जल्दी, आपने ये हमारा वर्ग हो गया, वर्ग का पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पर संकेत दिया है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, इधर से गिन लीजिए। और प्रत्येक अपने वर्ग का पहला हो गया, सभी वर्गों का अपना अपना, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। इस तरह से हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों की अलग अलग आपको मैंने ये तालिका यहां पर बना दी है। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है सर, तो आज हमने स्वर, व्यंजन और हिंदी वर्णमाला की कुछ जानकारी ली। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ही समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।